हेलो एवरीवन, दिस इज टीए शेजर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो आज हम लोग डे 4 पे आ चुके हैं अपनी डेली सीरीज के। एंड हम आज पढ़ेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी थ्योरी के लिए, बट उससे पहले हम लोग अपने पिछले वाले जो टॉपिक्स हैं जो हमने कल पढ़े थे उनका एक बार क्विक रिविजन ले लेते हैं, एक रिकैप ले लेते हैं। चलो, सबसे पहला जो हमने चीज पढ़ी थी कल वो थी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है मेनली, जो आपको पढ़नी है। उनमें से पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन इट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो एफसीएम मैंने आपको इसका एक निमोनिक बताया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो था हमारा वो फोकस्ड किस पे था? मेनली मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों करते थे हम वो काम? ताकि हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चल सके एंड फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो पता चल सके, ताकि इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो भी अप्रोप्रिएट डिसीजंस हम लेना चाहते हैं वो ले सके। देन आता था कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पर हमारा मेन फोकस कॉस्ट के ऊपर था कि उसे कैसे कंट्रोल या रिड्यूस किया जा सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती थी फिर, जिसमें कि मैनेजमेंट की जो नीड्स थी उनको पूरा करने के लिए अकाउंटिंग करी जाती है। यानी जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं, कॉस्ट, प्रॉफिट, फंड्स, किसी भी चीज से रिलेटेड, उस उनको उसी फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दैट केम इनटू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइन, इसमें इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये पढ़ा था हमने नेक्स्ट, जहां पर हमने मेनली ये डिफरेंसेस पढ़े थे। देखिए, आपके एग्जाम में ना, ऑल्दो आपको याद कोई जो है 3 से 4 पॉइंट्स आप अच्छे से याद करके जाइएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि आप किसी पर्टिकुलर बेसिस पे बताइए। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर टोटल 6 बेसिस बताए हैं, तो इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर बेसिस के हिसाब के बेसिस पे आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो आपके दिमाग में होने सारे चाहिए। फाइन, चलो, तो स्कोप से स्टार्ट करते हैं। तो बुक कीपिंग में क्या होता है? मोस्टली इसका मतलब होता है हिसाब किताब रखना, जहां पर हम 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं: आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग में क्या होता है, उसके आगे के स्टेप्स भी किए जाते हैं एडिशनली, यानी कि समराइजिंग, उसके बाद एनालिसिस करते हैं एंड देन कम्युनिकेशन करते हैं जो भी यूजर्स हैं उनको। फिर बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज का होता है, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज का होता है। ऑब्जेक्टिव इसमें होता है बुक कीपिंग में कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करते रहे, बस हिसाब किताब रखते रहे। हालांकि यहाँ पर होता है कि हम फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लगाना चाहते हैं अकाउंटिंग में। ठीक, नेचर ऑफ जॉब की बात करें तो बुक कीपिंग इज वेरी मच रूटीन बेस्ड, मैकेनिकल नेचर का काम होता है, क्लेरिकल नेचर का, एंड ज्यादा ट्रेन स्टाफ की जरूरत नहीं है। जबकि अकाउंटिंग में आपको एनालिटिकल एंड डायनामिक नेचर का काम मिल सकता है, इसीलिए आपको ट्रेन स्टाफ की जरूरत है जिनके पास कुछ स्पेशल स्किल्स हो, वो क्रिटिकल जजमेंट अपना अप्लाई कर सके हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बस इतना था यहाँ पे। देन अकाउंटेंसी की बात समझी थी हमने कि अकाउंटेंसी में और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। कि अकाउंटेंसी इज बेसिकली द नॉलेज, वो पूरा डिसिप्लिन है, यानी कि उसमें सारी थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स आप पढ़ोगे। जबकि उस सब का एप्लीकेशन की बात जब होती है, जब उसे आप करने बैठोगे एक्चुअली प्रोसेस को, वो अकाउंटिंग कहलाती है। बस इतना डिफरेंस काफी है आपके लिए। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं अपने आज के मटेरियल पे, विच इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। पहले ये कवर करते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपका 1 और 1 मार्क का आ सकता है लगभग, एमसीक्यू बेस्ड, या फिर एक कोई बहुत ही शॉर्ट आंसर में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो सबसे पहली चीज इसमें हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। जब मैं बात करती हूँ एट्रीब्यूट्स दैट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल, जब मैं बात करती हूँ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये मुझे बेसिकली क्या बता रहा है, वो क्या एट्रीब्यूट्स है, वो क्या क्वालिटीज हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूजफुल बनाने में हेल्प करती है, यानी कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी हो, इन 4 पॉइंट्स जैसी हो। ठीक, सबसे पहला पॉइंट है रिलायबिलिटी, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो रिलायबल होनी चाहिए, मैं कहीं से उसको वेरीफाई कर पाऊँ। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, ये सारे आपके की पॉइंट्स हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो ये जरूर लिख के आइएगा, ये वाले पॉइंट्स जो मैंने ब्लू में लिखे हैं। ठीक है, एंड हेडिंग्स तो आपको याद होनी ही चाहिए जो ऑरेंज में लिखी है। तो चलो, सबसे पहला पॉइंट है कि वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं कि मैं कहीं से उसे वेरीफाई कर पाऊँ। जैसे आप जब किसी रेस्टोरेंट जाते हो, ठीक है, तो आप जब रेस्टोरेंट जाने के बाद घर पे वापस आए, मम्मी ने पूछा बिल कितना हुआ था, आपने बोला 800 रुपए। तो मम्मी ने बोला कि क्या प्रूफ है इसका, अगर मान लो ऐसा पूछा, तो क्या प्रूफ है, तो आप बिल दिखा सकते हो। यानी कि आपके पास कुछ एविडेंस होना चाहिए, कहीं से वेरीफाई करा पाओ उस बात को आप, वो चीज अकाउंटिंग में होनी चाहिए, तब तो जाकर हम उसको रिलायबल मान सकते हैं। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है उस इंफॉर्मेशन का। अगर वो रिलायबल ही ना हो, यानी कि झूठ इंफॉर्मेशन हो, तो उसके बेसिस पे आप क्या डिसीजन ले पाओगे, राइट?
देन नेक्स्ट आता है फ्री फ्रॉम बायस। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए अकाउंटिंग में। जो हुआ था एक्चुअली वो ही चीज रिकॉर्डेड होनी चाहिए। यानी कि अगर 7,000 का कोई ट्रांजैक्शन है तो 7,000 पर ही रिकॉर्ड करो। ये मत करना कि किसी भी मान लो कोई क्लर्क बैठा हुआ है, ठीक है, जो कि सारी अकाउंटिंग कर रहा है। अब मान लो किसी ने उसको घूस दे दी कि भाई मेरा ये ट्रांजैक्शन ना ऐसे मैनिपुलेट कर दो, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसे उस तरीके से मैनिपुलेट कर दे। जो एक्चुअल चीज हुई है ऑब्जेक्टिवली आपको वो ही रिकॉर्ड करनी है। इट शुड नॉट बी बायस्ड, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन बायस्ड हुई तो अगेन उस पर आप कोई अप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ही गलत है तो डिसीजन भी गलत ही होगा उसके बेसिस पे लिया हुआ। फिर बात करते हैं मटेरियल एरर। यानी कि 7,000 रुपए का 700 मत कर देना। एरर नहीं होनी चाहिए कि आपने 7,000 का ट्रांजैक्शन था और आपने लिख दिया उसको 700 का। तो ये नहीं होना चाहिए। समझ आई बात? चलो, वेरिफाइबिलिटी में आप लिख सकते हो एक शब्द एविडेंस होना चाहिए, उसका कुछ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन आई कहाँ से। ठीक है, चलो। और बायस में आप लिख सकते हो मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। हम्म, ये लिख सकते हो बस। फिर बात करते हैं हम रेलेवेंस की, कि सेकंड पॉइंट है इन्फॉर्मेशन जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट का मतलब क्या? यूजर की जो भी नीड है, नीड बेस्ड होनी चाहिए। जो नीड है वो उस हिसाब से उसे प्रोवाइड करो डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि वो उसे इस्तेमाल तो कर सके। क्या होता है कभी कभार, जैसे मान लो एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, आपने अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार करी पूरी, उसमें सब रिकॉर्डेड था, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह सब कुछ बनाया, लेकिन उसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज यूज कर ली जो आज की डेट में रेलेवेंट नहीं, वो पुराने जमाने में यूज हुआ करती थी, आपने उस हिसाब से बना लिया। अब यूजर के किसी काम ही नहीं आ पा रही है वो, तो क्या फायदा हुआ उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का? समझ आई बात? तो रेलेवेंट होनी चाहिए, आज के हिसाब से अपडेटेड होनी चाहिए, यूजर्स के नीड के हिसाब से। यूजर की नीड जो है यहाँ पर ही आपका कीवर्ड है। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आप जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो ना, वो प्रेजेंटेशन यूजर को समझ में आना चाहिए, ताकि वो उस बेसिस पे डिसीजंस ले सके। इट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ वे दैट यूजर्स अंडरस्टैंड्स इट। ठीक है, क्लियर वे में आपको प्रेजेंट करनी है अपनी इंफॉर्मेशन, कुछ छुपाना नहीं है, एंड ट्रांसपेरेंट रखनी है। ठीक, प्रेजेंटेशन पर आपका यहाँ पर मेन ध्यान होना चाहिए कि कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। फाइन। फिर बात करते हैं कंपेरेबिलिटी की। ये आपका यहाँ से जनरली आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आखिर कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है, या इस बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का आपके पास, तो इसको तो ध्यान से ही पढ़ के जाओ। कंपेरेबिलिटी मतलब इंफॉर्मेशन जो है अकाउंटिंग में इट शुड बी कंपेरेबल। सबसे पहले शब्द एक आता है यहाँ पर इंट्रा फर्म, और दूसरा शब्द होता है इंटर फर्म। इन दोनों का मतलब समझो। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द फर्म, ठीक, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन द फर्म एंड मे बी इट्स कॉम्पिटिटर्स। यानी कि आउटसाइड द फर्म जब आप कभी कंपैरिजन कर रहे हो फर्म का, तो उसको हम इंटर फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। और इंट्रा फर्म मतलब अपने आप से ही कंपैरिजन करना, यानी कि पिछले साल कैसा परफॉर्म किया, फिर अब इस साल कैसे किया, तो क्या चेंजेस आए इस साल, कितना प्रॉफिट बढ़ा या घटा, क्या पॉलिसीज में हमने चेंज किए, ये सारी चीजें देखना पीरियड वाइज। वो हमारा इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहलाता है। अपने ही फर्म के अंदर में हम कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से या जैसे भी, ठीक, पीरियड वाइज कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन में हम अपने इंडस्ट्री में बैठे हुए बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ में या दूसरे फर्म से कंपैरिजन करते हैं सिंपली, बस। अच्छा, कंपेरेबिलिटी के लिए एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आपने सपोज करो पिछले साल किसी एक तरीके से अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को तैयार किया था। अब इस साल अगर आपने कोई दूसरा तरीका अपना लिया है उसे प्रेजेंट करने का, तो आपके आपके लिए वो दोनों चीजें कंपेरेबल नहीं रह जाएंगी, क्योंकि तरीका जो बेस है वो ही डिफरेंट हो गया। समझ आ रही है बात? कि जैसे मान लो आप जो है 10th क्लास में आपने आईसीएससी से पढ़ाई करी थी, 11th क्लास में आप सीबीएसई में आ गए, ठीक है, तो आपका जो बेस है वो ही डिफरेंट हो गया। तो आप इन दोनों स्कोर्स को अगर कंपेयर कंपेयर करने चलोगे तो वो उतना सही नहीं बैठेगा। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए। समझ आ रही है बात? तो कंपेरेबिलिटी के लिए जरूरी है कि यूनिफॉर्मिटी रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे हर साल में। एंड आप जिस तरीके से बनाते हो आपका कॉम्पिटिटर भी वैसे ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हो, ये भी जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप कंपैरिजन किस बेसिस पे करोगे? हो सकता है उसका बनाने का तरीका ही डिफरेंट हो। समझ आ रही होगी बात? चलो, अब ये पॉइंट हम लोग का कवर हो चुका है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, ये ही चीजें हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाती है किसी भी यूजर के लिए। फाइन, चलो।
ओके, तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे। अगेन आप इसको 1 मार्क के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो या 3 मार्क में भी आ सकता है कि कौन-कौन होते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ऐसे आप मान सकते हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक, बिल्कुल आएगा तो आएगा ही यहाँ से क्वेश्चन, इतना तो पक्की बात है। क्या आ जाएगा ये नहीं कह सकते। ठीक, तो अच्छे से याद करके जाना इसको। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये होते कौन लोग हैं पहले, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये पहले ये समझ लेते हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। सिंपल भाषा में हिंदी में बोलो तो ये वही लोग हैं जो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? इनको क्या पड़ी है? फॉर मेकिंग सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ठीक, क्या ये मोहल्ले वाली आंटी हैं? नहीं, मोहल्ले वाले आंटी नहीं है। इनको कुछ रियली इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, इसीलिए उसका वेट करता है। कौन है ये लोग? दो तरीके के हो सकते हैं। इंटरनल यूजर्स हो सकते हैं एंड सेकंड एक्सटर्नल हो सकते हैं। तो इंटरनल यूजर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये आपके कंपनी के अंदर के ही लोग हैं। ठीक, और एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर के लोग। सिंपली ये हैं भैया अंदर के लोग, अंदर के लोग। ठीक, कंपनी के अंदर के लोग। अब बात करते हैं हम इनके बारे में। इंटरनल यूजर्स कौन-कौन हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर कौन है? जिन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, यानी कि कुछ पूंजी लगाई हुई है बिजनेस में। पूंजी मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कुछ, या फिर कोई असेट डाल रखा है। असेट क्या होता है वो भी समझाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, पैसा इन्वेस्ट कर रखा है अगर किसी बिजनेस में, तो वो ओनर होगा, है ना? उनको क्यों ज़रूरी है ये जानना? वो क्यों बैठे हुए हैं ये जानने के लिए कि भई आखिर कंपनी ने कैसा परफ़ॉर्म किया इस साल? दे नीड टू नो द प्रॉफिट। उनको प्रॉफिट जानना है कि भाई आखिर जो मैंने, अगर मान लो मैंने 100 रुपए लगाए थे, तो उस पर कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ? क्या इस साल वो 110 रुपए बन पाया? कहीं 90 रुपए तो नहीं बन गया? ठीक, ये जानने के लिए वो बैठा है इंसान, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था बिजनेस खोलने का वो यही था कि मैं अब पैसा लगाऊं तो उस पर कुछ प्रॉफिट्स बने। ठीक, तो ही वॉन्ट्स टू नो द प्रॉफिट। और क्या असेस करना चाहते हैं वो लोग? देखो, सेफ्टी असेस करना चाहते हैं अपने पैसे की, कि मैंने जो पैसा लगाया था, जो मैंने एग्जांपल दिया 100 रुपए अगर लगाए थे, तो ऐसा ना हो कि वो 100 के 100 पूरे ही डूब जाएं। आजकल बहुत ज्यादा स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स लोग ओपन करते हैं नए नए आइडियाज के साथ। कई बार वो स्टार्टअप जो है उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, प्रैक्टिकल लेवल पे वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते एंड हेंस दे क्लोज डाउन। तो जो ओनर है जिन्होंने पैसा लगाया है, भाई उन्हें तो ये जानना जरूरी है ना कि क्या मेरा पैसा सेफ है क्या जो इस कंपनी में लगा हुआ है या नहीं। समझ आई बात? तो दे वांट टू असेस कि कंपनी में जो मेरा पैसा लगा है वो सेफ है कि नहीं। इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे लोग कौन है? मैनेजमेंट। इंटरनल यूजर्स में, क्योंकि मैनेजमेंट भी कंपनी के अंदर के ही लोग है ना। क्या करते हैं? मैनेजमेंट का काम क्या है पहले तो ये देख लो। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं वो। ठीक है, स्ट्रैटेजी डिसीजंस या इसको स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कैसे भी बोल सकते हो आप, कि आखिर कंपनी को आगे कैसे बढ़ना है, किस तरीके से हम अपनी जो लागत है, जो कॉस्ट है, उसको कम करते हुए चल सकते हैं, अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाना है, प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाना है, कहाँ पे खर्चों को कम किया जा सकता है। ये सारे डिसीजंस लेते हुए मैनेजमेंट चलता है एंड डे टू डे ऑपरेशंस का ध्यान रखता है। कैसे हो रहे हैं ऑपरेशंस वो देखता है। अब वही समझ लो, इतने पूरे साल इन लोगों ने मेहनत करी, तो क्या इनका ये जानने का हक नहीं है कि आखिर साल के अंत में रिजल्ट क्या आया? है ना? ये जानने का पूरा अधिकार है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। जैसे आपको पूरे साल मेहनत करने के बाद एग्जाम देते हो, उसका रिजल्ट पता लगना जरूरी है ना कि कैसा परफॉर्म किया, आगे क्या करना है। तो दे ऑल्सो वांट टू टेक डिसीजंस इन द फ्यूचर कि भाई मैंने इस साल ऐसा परफॉर्म किया, नेक्स्ट ईयर मुझे चीजें इंप्रूव कैसे करनी है। दे वांट टू टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। जैसे क्या डिसीजंस लेने होते हैं? कंट्रोल कैसे करूं, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, रोक कैसे सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इस टाइप के डिसीजंस लेना। और तो और क्या जरूरी है? कंपेयर करना परफॉर्मेंस, कि पिछले साल ऐसा हुआ था, इस साल ऐसा हुआ, उस बेसिस पे फिर फ्यूचर का प्लानिंग करना, जैसे एक्सपेंशन करना, कि अभी मेरी एक फैक्ट्री थी, अगले साल मान लो मैं और फैक्ट्री लगाना चाहूँ अगर, तो क्या मेरे पास एनफ पैसा है? मेरे अभी के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, पता चला अभी के ऑपरेशंस ही खराब है और मैं आगे एक्सपैंड करना चाहूँ, तो वो तो प्रैक्टिकल नहीं है ना? या रिडक्शन करना चाहूँ कि अभी 2 फैक्ट्रीज थी, अब एक को बंद करके एक ही रखना चाहती हूँ, उसको ढंग से संभालना चाहती हूँ। ये सब डिसीजंस लेने के लिए ना मैनेजमेंट को जरूरी है कि वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जाने, चल क्या रहा है कंपनी में, नंबर्स का पता लगाना जरूरी है। समझ आई होगी बात? काफी इजी चीजें हैं, इसीलिए समझते हुए चलो। याद भी करनी है आपको, तो मैंने इसीलिए आपको हर चीज एकदम पॉइंट वाइज अच्छे से समझा कर दी है। पूरा ये अच्छे से पढ़ के जाओ, लिख के आना, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, चलो। अब
इंटरनल यूजर्स हमने पढ़ लिए, अंदर के जो लोग थे उन्हें क्यों जानना था, समझ गए। एक्सटर्नल यूजर्स पे आते हैं। कौन है होते हैं ये लोग? भाई ये लोग हैं बाहर के लोग, बाहर वाले। ठीक है, कंपनी के बाहर वाले लोग। बैंक्स होते हैं सबसे पहले तो। भाई कंपनी के बाहर है बैंक, ठीक। वो उन्हें क्यों जानना जरूरी है कि मेरी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है? क्योंकि मैंने कई बार क्या हो सकता है कि उनसे मैंने ना, बल्कि ये हम हाइलाइटर यूज करते हैं, कि मैंने उनसे लोन ले रखा हो। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कई बार हो सकता है ऐसा कि मैंने उनसे लोन ले रखा हो बैंक वगैरह से, मेरी कंपनी में। तो उनको क्या जानना जरूरी है? मेरे प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहेंगे वो, कि मेरी कंपनी कितना प्रोग्रेस करे, वो लोन का पैसा मैंने कहाँ लगाया, जानना चाहेंगे वो, है ना। और उस पे कितना पैसा मैं कमा रही हूँ, क्या मैं क्या मैं रीपे कर पाऊंगी क्या उनका लोन विद इंटरेस्ट, ये जानना चाहेंगे वो। एंड सबसे पहला तो उनका जो डिसीजन होना चाहिए, वो इसी बेसिस पे तो होगा कि क्या मैं लेंड करूंगी कि नहीं करूं, क्या मैं पैसे दूं या नहीं दूं इस बंदी को, ठीक। और अगर दूं तो कितना, हाउ मच, ये भी जानना जरूरी है बैंक के लिए। ये सारे डिसीजंस लेने के लिए उनको हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, बिजनेस की। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? ये भी सेम लॉजिक पर ही चलते हैं। क्रेडिटर्स जो है वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधारी, ठीक, उधार। मतलब उन्होंने, सपोज मेरी कंपनी है, ठीक है, और किसी बंदे ने मुझे कुछ गुड्स सप्लाई किए हैं। पेन्स का एग्जांपल लें तो प्लास्टिक सप्लाई कर दी उस इंसान ने मुझे, और मुझसे अभी पैसे नहीं लिए, तो उधार हो गया। मैं क्या उस उधार को रीपे कब कर पाऊंगी, मेरी पेइंग एबिलिटी क्या है, ये जानने के लिए उस बंदे को मेरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नॉलेज होनी चाहिए, कि मैं इस लायक भी हूँ कि मुझे क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए या नहीं हूँ, है ना। तो वेदर टू गिव ऑन क्रेडिट और नॉट, कि क्या मैं क्रेडिट पे दूं भी या नहीं, ये उस बंदे को डिसाइड करने के लिए मेरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। समझ आ रहा होगा ना, बहुत आसान सा है। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, गवर्नमेंट, सरकार, सीतारमन जी, ठीक। टू अराइव एट द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, इनको मेरी इनकम क्यों जाननी है? अगर आपको पता हो तो देश में जितने भी लोग रहते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, प्लस जो भी कंपनीज वर्क कर रही हैं, मतलब कंपनीज मतलब कोई भी एंटरप्राइजेस, चलो इसको एंटरप्राइज लिख देते हैं या फर्म लिख देते हैं, कोई भी जितनी भी ये सब काम कर रही है, इन सब के पैसे को मिलाकर बेसिकली बनते हैं क्या, नेशनल इनकम बनती है। यानी कि देश कितना पैसा कमा रहा है ये कैसे पता चलेगा? ये इन्हीं चीजों को ऐड करने से पता चलेगा। हर एक बंदे की इनकम को अगर आप ऐड कर लो तो आपको ये पता चल जाएगा कि नेशनल इनकम क्या है। अच्छा भाई, नेशनल इनकम भी पता चल गई, अब क्या करना है सरकार को? उसका इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना। देश की बेहतरी के लिए क्या क्या पॉलिसीज हो सकती हैं, ये बनाना पड़ता है सरकार को। हर साल इकोनॉमिक पॉलिसीज अलग अलग जो है वो नई नई लाई जाती हैं। जैसे आपको अगर एक एग्जांपल दे दूं मैं, 2019 में क्या हुआ था ना, कि जीडीपी जो थी देश की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो आप एक तरीके से यार ये समझ लो कि पूरे देश की जो इनकम थी ना, वो जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही थी सरकार को। तो क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, उसने सोचा कि ऑलरेडी लोग कम पैसा कमा रहे हैं इस वक्त, तो हम उनके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकते जितना आज तक लगाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स रेट्स जो है वो स्लैश कर दिया, यानी कि कम कर दिए। इट वाज 30%, उन्होंने उसे 22% कर दिया। समझ आ रही है बात? तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज हो रहा था एक तरीके से। कैसे पता चला? क्योंकि नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करी गई तो पता चला कि भाई ये कम हो रही है, इसीलिए इसको चेंज किया गया, अकॉर्डिंगली 22% कर दिया हमने टैक्स रेट। चलो फिर नेक्स्ट बात है कि टैक्सेस लेवी करने के लिए, मतलब अगर मेरी कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमा रही है अच्छे खासे, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। तो टैक्सेस किस पे लगेंगे? मेरे प्रॉफिट पे लगेंगे। तो इसीलिए सरकार को मेरा प्रॉफिट का नंबर क्या है, कितना है प्रॉफिट, वो जानना जरूरी, ताकि वो टैक्स लगा सके। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, पब्लिक। भाई पब्लिक, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो इसको जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज एंटरप्राइज जो है, जो भी कंपनी है, वो क्या करता है, सोसाइटी से ही तो रिसोर्सेज लेता है ना, अपनी कंपनी को चलाने के लिए सोसाइटी से वो रिसोर्सेज लेता है। तो अब पब्लिक क्या जानना चाहती है कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी में, व्हाट आर यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी, दैट इज व्हाट द पब्लिक वांट्स टू नो। क्या आप लोगों के लिए भरपूर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हो, या आप सिर्फ हमसे रिसोर्सेज ले पड़े हो बस? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जरूरी है। सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आखिर आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, वो जानना जरूरी है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल दूं अगर आपको, तो उन्होंने क्या किया, सीएसआर इसका
एग्जाम्पल आप ऐसे करके ले सकते हो। RIL यानी कि रिलायंस ने डिजिटल लिटरेसी पे काम किया था, CSR के नाम पे। तो इनको क्योंकि रिटर्न करना है सोसाइटी को, तो दे वर्कड अपॉन डिजिटल लिटरेसी। वाटर कंजर्वेशन पे भी इन्होंने कुछ काफी हद तक बहुत काम किया है, कंजर्वेशन पे, है ना। एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें भी इन्होंने काफी इम्प्रूव करी हैं। जो पॉलिसीज एग्रीकल्चर में जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होते हैं उन सब में इन्होंने काफी सुधार लाने की कोशिश की है, मॉडर्न बनाने की कोशिश करी उसको। ये सब CSIR के नाम पे ये लोग, CSR के नाम पे ये लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। भैया ज्यादा पोल्यूशन वगैरह तो नहीं फैला रहे हो आप लोग, नदियों को गंदा तो नहीं कर रहे हो, एयर पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है, ये सब भी पब्लिक को इससे बहुत ज्यादा मतलब होता है, ठीक है। फिर चेंजेस इन मैनेजमेंट। चेंजेस इन मैनेजमेंट मतलब अगर मान लो आज की डेट में कंपनी में मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये लोग हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, तो अगर कल को मिस्टर सी जो है वो रिप्लेस हो जाता है, मिस्टर डी आ जाते हैं उनकी जगह पे, तो उनकी रेपुटेशन कैसी है। क्योंकि ये जानना क्यों जरूरी है पब्लिक के लिए, बिकॉज उन्हें ये जानना है कि आखिर इस बंदे के आने से, ये बंदा कैसा है, मिस्टर डी है कैसा, इस बंदे के आने से कंपनी में क्या चेंजेस होंगे। क्योंकि जो भी चेंजेस होंगे वो उसका इफेक्ट बाहर भी दिखाई देगा ही देगा, एनवायरनमेंट पे भी दिखाई देगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा या नहीं करेगा, किस टाइप का इंसान है ये, तो ये जानना पब्लिक के लिए जरूरी है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक। ओके, फिफ्थ पॉइंट आता है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। ये लोग कौन होते हैं? ये वो लोग हैं हु आर लाइकली टू इन्वेस्ट। उन्होंने अभी नहीं इन्वेस्ट किया है, लेकिन हो सकता है कि ये लोग कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो इनके लिए ऑब्वियस सी बात है, क्यों जानना जरूरी है, बिकॉज दे वांट टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। कि मैं जब इन्वेस्ट करूं तो वो पैसा सेफ रहे, ऐसा ना हो पैसा डूब जाए। एंड वेदर आई शुड इन्वेस्ट, एंड इफ यस तो हाउ मच। क्या मैं इन्वेस्ट करूं, क्या मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, ठीक। चलो, फिर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज है ना, उनके लिए जानना क्यों जरूरी है कि कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है। बिकॉज उनको मतलब है दिवाली में मिठाई वाले डब्बे से, बोनस एंड इंक्रीमेंट्स, ठीक। ये कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर कंपनी खुद ही एकदम डूब रही है, तो वो आखिर बोनस, इंक्रीमेंट्स, ये चीजें, इन चीजों का ध्यान कैसे रख पाएगी, नहीं रख पाएगी। सहारा जो है वो डूबते डूबते, आज की डेट में सहारा कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा, डूबते डूबते आजकल मतलब बहुत बुरी हालत में पहुंच चुकी। उनके लोगों को सैलरीज नहीं मिलती थी टाइम पे। तो भाई एम्प्लॉयज के लिए जानना जरूरी है कंपनी कैसा परफॉर्म करे फाइनेंशियली। ऑल्सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखने से ये भी पता चलता है कि क्या कंपनी के लिए जो रेगुलेशन सरकार ने बनाए हैं कि आपको अपने एम्प्लॉयज को ये सुविधाएं देनी है, क्या कंपनी ने वो रेगुलेशंस को फॉलो किया है या नहीं किया है। ये चीजें भी आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखकर पता चल सकती है। क्या फायदे दे रखे हैं सरकार ने, एक दो नाम देख लो, ऐसे ही याद करने की बहुत जरूरत नहीं है। प्रोविडेंट फंड्स का, या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, अभी इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लो ये एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए होता है। मैं लिख भी देती हूँ आपको, ये एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए होता है। मैं इसको ना ऊपर कर देती हूँ। हाँ जी, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए होते हैं ये। तो ये काम करे या नहीं करे कंपनी ने, ये भी हमको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखकर पता चल सकता है। फिर बात करते हैं फाइनली रिसर्चर्स की। ये वो लोग हैं जो कंपनीज के ऊपर रिसर्च करते हैं एंड रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करते हैं, ताकि देश की बढ़ोतरी हो सके। आज की डेट में क्या चल रहा है, इसमें इंप्रूवमेंट्स कैसे लाए जा सकते हैं, ये सब चीजें देखना इनका काम होता है। ये क्या करते हैं, करंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो देखते हैं, कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का पता लगा के कि आज की डेट में कंपनी कैसी पॉलिसीज को फॉलो कर रही है, उनमें क्या इंप्रूवमेंट्स लाए जा सकते हैं, एंड क्या वो जो एवॉल्विंग वर्ल्ड है उसके साथ में कंपैटिबल है कि नहीं है, अलाइंड है कि नहीं। ऐसा ना हो कि इंडिया हमारा पीछे रह जाए। जो देश, जो बाकी देशों में हो रहा है, जो बहुत मॉडर्न डेवलप्ड देशों में जो पॉलिसीज फॉलो करी जा रही हैं, हम भी उनका अनुसरण करने की कोशिश करें, यानी कि उनका गाइडेंस लेके हम भी वही चीजें करने की कोशिश करें अपने देश में। ये बेसिक मोटिव होता है, ठीक है, कि वो अलाइंड रहे, हम बाकी देशों से पीछे ना रह जाएं। समझ आ रही होगी बात। तो अब क्या है ना, आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को देखें कि भाई पब्लिक को क्यों मतलब है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, ऐसे पूछ सकता है 1 मार्क में। या फिर आपसे एक शॉर्ट नोट में पूछ सकता है कि कौन होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स, ये बता दो। तो आपको पॉइंट्स तो सारे ही याद होने चाहिए एंड ये पता होना चाहिए कि आखिर क्यों
इन लोगों के लिए ज़रूरी है ये इन्फॉर्मेशन। तो मैंने आपको सब कुछ एकदम अच्छे से मार्क करके एंड पॉइंट वाइज़ दे रखा है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब मैं आपसे आप मिलूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। इसको अच्छी तरीके से पढ़ के रिवाइज़ करके आना, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी आपके लिए ये लेक्चर्स एंड ये नोट्स काम आएँगे। ठीक है? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट lecture now. Thank you so much.